मेरा नाम मानवी है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे 2 भाई थे और मेरे माता पिता थे। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरे घर एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। मेरे माता पिता ने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और इसी तरह मेरी शादी कर दी गई थी। मेरी शादी एक अमीर लड़की से हुई थी। नेता देखने में बहुत ही खूबसूरत था और उसका परिवार भी नहीं था। वो लड़का अकेला रहता था। उसका बहुत बड़ा घर था, बिजनेस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। यही सब बातें देखते हुए मेरे पिताजी ने मेरी शादी उस लड़के से तय कर दी थी। मेरा पति का नाम कौशल था। कौशल मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं भी से बहुत प्यार किया करती थी। शादी के 6 महीने बाद ही कौशल को हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। कौशल की मौत के बाद मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा। मैं कौशल के साथ बहुत खुश रहा करती थी। अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। इससे पहले ही कौशल मुझे छोड़कर चले गए थे। कौशल बनने के बाद मेरे माता पिता का कहना था कि वो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। मेरे घर में मेरी 2 भाभी अभी थी। आजकल की जवानी के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं विधवा उस घर में जाओ और मेरे भाई और भाभी या मुझे बुरा समझे। इसी तरह से मैं भरी जवानी में विधवा हो गई कि लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं दूसरी शादी करने पर तैयार नहीं थी। मेरे पति का पहले घर में कोई नहीं था और घर भी बहुत बड़ा था। मुझे उस घर में इज्जत मान सम्मान सब कुछ मिल रहा था। मैं डरती थी कि कहीं और जाकर मेरी जिंदगी सुधरने के बजाय कहीं खराब न हो जाए, इसलिए मैं दूसरी शादी भी नहीं करना चाहती थी और न ही अपने मायके वापस जाना चाहती थी। मेरा मानना था कि मुझे अपने पति के घर में ही रहना चाहिए। ये घर बहुत बड़ा था, इसीलिए मुझे घर में बहुत डर लगता था। हर रात को जब कुत्ते घूमते थे तो मेरा दिल बैठ जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं पहले से ही डरपोक नहीं थी, बल्कि जिस दिन से कौशल की मृत्यु हुई थी उस दिन से मुझे डर लगना शुरू हो गया था। हर छोटी से छोटी चीज से मुझे डर लगता था। रात मेरी ऐसे ही डर के साथ साथ गुजर जाती थी। न जाने यह डर मेरी जिंदगी से कब निकलेगा, यही सोचते सोचते मुझे सारी रात हो जाती थी। दिन भी ऐसे ही गुजर रहे थे। मेरे पति का कारोबार बहुत अच्छा था, इसीलिए मुझे भी कमाने की कोई जरूरत नहीं थी। काफी सारा पैसा था जो मुझे अकेले के लिए काफी था। मैं काफी समझदार और पढ़ी लिखी परिवार से थी, लेकिन मैं सोचती थी कि बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ा लिया करो। लेकिन तभी मेरे दिमाग में आइडिया या कि चूल में अपने नीचे वाले पोषण के लिए घर को किराए पर दे दूं। इसी तरह से मेरे घर में घर के लिए भी कोई सहारा हो जाएगा और मेरा सारा दिन भी गुजर जाया करेगा और मुझे रात को डर भी नहीं लगेगा। मैंने सोचा कि मुझे घर किराए पर दे देना चाहिए, लेकिन मैं किसी स्तरीय फैमिली को ही किराए पर घर देना चाहती थी। अकेले इंसान को घर किराए पर देना सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैं अकेली और जवान थी। आस पड़ोस के लोगों से मैं कम ही बातचीत या पढ़ती थी, लेकिन जबकि मुझे किराएदार के बारे में बताना था, इसीलिए मैंने आस पड़ोस में जाकर शमी से यह बात कह दी थी ये कि मुझे किराएदार की ज़रूरत है, लेकिन मेरी शर्त यह रहेगी कि मुझे एक शरीफ फैमिली की ही ज़रूरत है। मैं अकेले इंसान को अपना घर किराए पर नहीं दे सकती थी। इसी तरह से उस घर में रहने के लिए लोगों का सहारा भी मिल जाता और महीने में थोड़े बहुत पैसे भी घर में आ जाने वाला था। मेरा इतना ही कहने की देर थी कि 2 दिन बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उस समय सुबह का टाइम था और दरवाजे की बेल बज रही थी। मैं दरवाजा खोले गई तो यह देखकर हैरान रह गई थी कि बाहर एक बूढ़े और जवान लड़का खड़ा हुआ था। मैंने उन दोनों को ड्राइंग रूम में बैठा दिया और इनसे पूछा कि मैं आप दोनों को नहीं जानती हूँ, आप कहाँ से आए हो और कौन हो। तभी वो लड़का कहने लगा कि हमें पता चला है कि आप अपना मकान किराए पर देना चाहती है। हम इसी सिलसिले में आपके पास आए हैं। हमने सुना था कि आप किराए के लिए फैमिली की तलाश कर रही है। हम दोनों ही इस घर में रहना चाहते हैं। हम दोनों के अलावा घर में कोई और नहीं रहेगा। मैंने कह दिया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं शरीर सैमी की तलाश कर रही थी। मैं अपने नीचे वाला पोर्शन किराए पर देना चाहती हूँ। मैंने कहा कि आप दोनों माँ बेटी हैं, इस घर में रहना चाहते हैं। तभी वो बुद्धि औरत बोल पड़ी और कहने लगी कि मैं इनकी माँ नहीं बल्कि मैं की पत्नी हूँ। ये सुनकर तो मैं शराब रह गई थी। न जाने इस लड़के ने इस औरत में क्या देखा था। वो लड़का देखने में बहुत खूबसूरत था और उसका नाम अक्षत था, और वो बूढ़ी औरत तो उसका नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा की उम्र लगभग 7 साल होगी। 7 साल की इतनी उम्रदार औरत से शादी करना मूवी जवान लड़की के साथ, ये तो बहुत ही हैरत की बात लग रही थी। मैंने कहा कि सॉरी, अगर मेरी बातों से आपको थोड़ा सा भी बुरा लगा हो तो मुझे नहीं पता था कि आप दोनों पति पत्नी हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। शब्द लोग हमें देखकर हैरान ही रह जाते हैं। तभी वो लड़का कहने लगा कि मैडम, आप हमें मकान किराए पर दे सकती हैं। हमें भी रहने का ठिकाना चाहिए और आपको भी किराएदार की ज़रूरत है। मैंने कहा कि जी बिल्कुल, मैं आपको इस घर में रहने की इजाज़त दे देती हूँ। ये रही अमरीकी भी और आप अपना सामान लेकर जाए। तभी पूर्णिमा जी अक्षत की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी और अक्षत कहने लगा कि किराया हम आपके मुंह मांगी रकम में दे देंगे। ये सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। आखिरकार जैसा किराएदार मैं ढूंढना चाह रही थी
मुझे वैसे ही किराएदार में गए थे, मैंने उनको चाबी दे दी है और उनसे कहा कि आप अपना सामान लेकर आ जाइए। थोड़ी ही देर बाद वो लोग अपना सामान लेकर मेरे घर आ गए थे और उन्होंने अपना सारा सामान सेट कर लिया। ऐसे ही सारा दिन गुजर गया और शाम को वक्त आ गया। शाम के समय में सोच रही थी कि न जाने अक्षत ने पूर्णिमा जी के अंदर क्या देखा था जो उनसे शादी कर ली थी। क्या पता उससे क्या मजबूरी रही होगी पूर्णिमा जी शादी करने की। या तो ये शादी लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज हो सकता है कि घर वालों ने पूर्णिमा के साथ जबरदस्ती शादी करवा दी हो या फिर अक्षत ने ही पूर्णिमा से शादी कर ली हो। मैंने इन बातों को इग्नोर किया और अपना खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। खाना बनाते समय मुझे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई थी। मेरी माँ ने कहा था कि अगर आस पड़ोस में कोई नया रहने आ जाए तो उसे एक समय का खाना खिला दिया करो, क्योंकि ऐसा करने से हमें खुशी मिलती है और न जाने उन लोगों को खाना मिलना होगा भी या नहीं। क्या पता कि वो किसी परेशानी में हो, क्या पता उनके पास घर में खाना बनाने के लिए राशन हो भी नहीं। वो ये बातें सोचते हुए मैंने पूर्णिमा अक्षत के लिए खाना बनाने की ठान ली थी। वैसे तो मैं अकेले ही थी इसीलिए मैं अपने लिए खाना बना लिया करती थी, लेकिन आज मुझे 3 लोगों का खाना बनाते समय बहुत खुशी हो रही थी। मैंने सोचा मैं भी आज अपने नए किरदार के लिए खाना बनाकर ले जाती हूँ। रात हो गई थी और मैंने खाना पैक कर लिया था। जैसे ही मैं नीचे गई और मैं नहीं चाहती ही दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब मुझे बहुत देर हो गई दरवाजा बजाते बजाते तब मैंने सोचा कि शायद ये लोग थकान की वजह से जल्दी ही सो गए होंगे, इसीलिए मैं वापस जाने के लिए मुड़ गई थी कि तभी अचानक दरवाजा खुला और अक्षत दरवाजे पर खड़ा हुआ था। अक्षत ने कहा, अरे मान लीजिए आप यहाँ क्या कर रही है। उसने मेरे हाथ में खाना देखा तो कहने लगा कि मामी जी आपको खाना लाने की क्या जरूरत थी, पूर्णिमा किचन में खाना ही बना रही है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज बनता है, आप मेरे लिए आज मेहमान है इसीलिए मैं आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ। कल से तो हमें एक साथ एक ही घर परिवार की तरह रहना है, मैंने अक्षर से कहा। पूर्णिमा कहा है। यह कहते हुए मैं किचन की तरफ जाने लगी तभी अचानक मेरे सामने अक्षत आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे वो पूर्णिमा। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था तो वो अपने कमरे में लेटस हो चुकी है। मैंने कहा कि अपितु किचन में खाना बना रही थी। कहने लगा कि नहीं नहीं, खाना बनाते समय उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो जाकर लेट गई, उसको नींद आ गई होगी। अगर मैं उसको आधी नींद भी उठा दूंगा तो उसके सिर में और भी ज्यादा दर्द हो जाएगा। आपको तो पता है कि उसकी उम्र कितनी हो चुकी है, इसीलिए उसको बीमारियों ने घेर रखा है। अगर मैंने उसे आधी नींद से उठा दिया तो और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। ये सुनकर मैंने भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने पड़ोस में आ गए। ऊपर आते ही मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद भी मैं भी लेट गई। सोचने लगे कि अक्षत ने किस तरह से बात को पलट दिया था। पहले तो वो मुझसे कह रहा था कि पूर्णिमा जी खाना बना रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने किचन में जाने की कोशिश की तभी उसने बात को इतनी अच्छी तरीके से पलट दिया कि वो सो रही है, न जाने हो कहना चाह रहा था। मैंने सोचा खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है इस बात को इग्नोर कर दिया। मैंने सोच लिया था कि पूर्णिमा जी को मैं अपनी बड़ी बहन बना लूंगी और हम दोनों इस घर में आराम से बैठकर बातें किया करेंगे। वैसे भी वो अकेली है और वे भी, और अकेली हो तो दोनों सारा दिन अकेले ही रहेंगे, इसलिए एक दूसरे का सहारा भी बन जाएंगे और एक दूसरे के साथ अपना मन भी हल्का कर लेंगे। और धीरे धीरे मैं पूर्णिमा जी की जिंदगी के बारे में भी पता कर लूंगी, आखिर उन्होंने अक्षर से शादी क्यों की थी। मैं सोच रही थी कि पूर्णिमा जी मेरे पास थैंक यू होने के लिए आए तो जरूर आएंगी, क्योंकि मैं उसको खाना देकर आई थी, इसीलिए उनका फर्ज बनता था कि वो मुझे थैंक यू कहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से कुछ तो ऑफर लेने के बाद उनको थैंक यू बिना बोले उनको सुकून ही नहीं मिलता, लेकिन ये मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत निकलने वाला था। रात तक काफी समय हो चुका था और अभी तक पूर्णिमा जी मेरे पास थैंक यू कहने के लिए नहीं आई थी। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, सुबह जब मैं उनसे मिलेंगे तो शायद वो उसे थैंक यू बोल दे। मुझे थैंक यू की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं पूर्णिमा जी से बातें करना चाहती थी। आज रात में बहुत सुकून से गुजरने वाली थी, क्योंकि घर में किराएदार आ चुके थे और अब मुझे किसी चीज से डर भी नहीं लग रहा था। घर में भी कोई सहारा था, यह बात मुझे बहुत बेफिक्र कर रही थी। कुत्तों की आवाजों से भी मुझे डर नहीं लग रहा था। जब मेरे पति जिंदा थे तो ऊंची आवाज नहीं आती थी, शायद तब मुझे डर भी नहीं लगता था, क्योंकि उस वक्त मेरे पति का साया मुझ पे था। मेरा पति कौशल उसे बहुत प्यार करते थे। मैं हर रात तुमको याद करके रोया करती थी। ये सोचते सोचते ही मुझे नींद आ गई और अचानक ही आप ही रात में मेरी आंख खुल गई। नौ चलने मेरी आंख इतनी रात को क्यों खुली थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। रात को लॉन्च मैंने किसकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ईडी बहुत जोर जोर से रो रही है और वो बहुत तकलीफ में है। मुझे नहीं समझ में आया कि ये कैसी आवाजें आ रही है और उसने औरत की आवाज़ है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी की मदद की जरूरत है। मुझे ये सब आवाजें सुनकर
बहुत डर लग रहा था और डर की वजह से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिया ताकि वो आवाज़ मुझ तक न जाए, लेकिन आवाज़ आनी बंद ही नहीं हो रही थी। मैं अब बहुत परेशान हो गई थी यह कि आखिर मैं क्या करूं। ऐसे ही करते करते हो गई थी लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई थी। सुबह 6 बजे वह आवाज़ बंद हुए तब जाकर मुझे सुकून मिला। कुछ देर बाद ही मुझे नींद इतनी गहरी आ गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 10 बज गए थे। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने टाइम देखा, सुबह के 10 बज रहे थे। तभी अचानक मैं घबरा कर उठी और उठने के बाद मैंने चाय बनाई और हाथ मुंह धोकर मैं चाय लेकर गैलरी में चली गई। गैलरी मैंने देखा कि अक्षत गली में खड़े होकर किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं जा रहा हो। फ़ोन पर बात करते करते ही उसकी निगाह ऊपर की तरफ आ गई थी। उसने मुझे देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसके बाद से ही वहाँ से चला गया। शायद वो ऑफिस गया होगा उसका हो, या तो यही बता रहा था कि वो किसी काम से जा रहा था। मैंने सोचा कि पूर्णिमा जी से बात करने का मेरे पास यह अच्छा मौका है, क्योंकि जब से वो घर में आई थी एक बार भी मेरी उसे अब तक ठीक से मुलाकात नहीं हो पाई थी। मैं उनसे बैठकर बातें करना चाहती थी लेकिन वो तो गुस्से में अल्लाह ही नहीं चाह रही थी। मैंने सोचा कि जल्दी से फ्री हो जाती हूँ और जाकर पूर्णिमा जी के पास बैठ जाती हूँ। जल्दी जल्दी मैंने अपने सारे काम किए और नीचे वाले पोर्शन में चली गई। जब मैं नीचे गई तो अक्षत वहाँ पर मौजूद नहीं था। लग रहा था जैसे वह काम पर ही चला गया है। मैंने दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं बार बार दरवाज़ा बजाया, 3 अंदर से दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। मैं खड़ी हुई यही सोच रही थी कि कितनी भी से दरवाज़ा बजाए रही हो फिर भी कोई दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। तो था थोड़ी देर के बाद अंदर से आवाज़ आई कि मानवीय जी क्या आप हो। वो आवाज़ पूर्णिमा जी की थी। मैंने कहा पूर्णिमा जी दरवाज़ा खोल। मैं मान भी तभी पूर्णिमा जी ने दरवाज़ा खोला। मैंने पूर्णिमा जी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। यह देखकर मैं हैरान रह गई थी। उन्होंने मुझे अंदर आने को कहा और सोफे पर बिठा दिया। कहने लगी कि मेरे पति ने मुझे परमिशन नहीं दी है कि मैं किसी को भी अंदर आनी दूं, इसीलिए मैं सोच समझकर ही घर का दरवाज़ा खोलती हूँ। मैंने कहा कि पूर्णिमा जी ये तो आपके लिए नया मोहल्ला है, यहाँ पर कौन आएगा। वो मुझसे कहने लगी कि आपको नहीं पता है मेरी जिंदगी किस मोड़ पर चल रही है। वो मुझे बहुत परेशान लग रही थी। मैंने कहा पूर्णिमा जी आपकी आंखों में आंसू है, इसका मतलब है कि आप रो रही हैं। कहने लगी कि जी मैं आपको अपनी कहानी क्या बताऊं, मैं जिंदगी में बहुत परेशान हूं। मैंने कहा कि आप मुझे अपने बारे में सब कुछ बता सकती है। तो वो कहने लगी कि मेरा पति मुझे पसंद नहीं करता है क्योंकि वो कम उम्र का है, इसीलिए वो चाहता है कि उस टाइप की लड़की उसे मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता है और इसलिए वो मुझ पे बहुत पाबंदियां लगाता है और उसे अपने जैसी लड़की नहीं मिली तो वो मुझसे बहुत नाराज भी रहता है। मैं उसे बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ और उसके हिसाब से अच्छी नहीं लगती हूँ। मुझे उन बहुत तरस आ रहा था। वो बेचारी बहुत परेशान लग रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा लगता है कि मेरे पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, वो मुझे धोखा दे रहा है, वो न जाने किससे फ़ोन पर बातें करते रहता है। अगर मैं उसके बारे में पूछती हूँ तो वो मुझे अपशब्द बोल देता है और कभी कभी तो मुझ पे हाथ भी उठा देता है। मैंने कहा पूर्णिमा जी आप ठीक तो हो ना। पूर्णिमा कहने लगी कि हाँ, कहने को तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, रुपया पैसा कपड़े जूते, दुनिया के हर चीज़ मेरे पास है, लेकिन मेरे पास वो खुशी नहीं है जो एक औरत के पास होनी चाहिए। पूर्णिमा जी की बात सुनकर उसे और भी ज़्यादा अब होने लगा था। पूर्णिमा जी वाकई बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने कहा पूर्णिमा जी आप यह बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे आप बताएं, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। वो उसे कहने लगे कि मेरी मदद तो मेरे सगे ने भी नहीं की थी, तो आप मेरी मदद कैसे कर सकती है। मेरा पति कभी भी मुझे छोड़ने की धमकी देता है, मेरा अपना इस दुनिया में कोई नहीं है। अब ये बताओ मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं अपने पति को छोड़कर कहाँ जाऊंगी, कौन मुझे अपनाएगा। बस मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दिया करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा पूर्णिमा जी मैं आपकी छोटी बहन की तरह आप उसे हर बात बता सकती हो और क्यों नहीं, मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करूंगी। यह कहकर मैं मुड़कर जाने लगी। तभी पूर्णिमा जी ने कहा और मुझे आवाज़ धीमान, मानवीय तो किसी और को भी यह बात मत बताना और मेरे बारे में किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए और मेरे पति को तो बिल्कुल भी नहीं यह बताना। अगर उसको यह बात पता चल गई है तो वो मुझ पर हाथ जरूर उठाएगा। और ये भी पता नहीं कि चलना चाहिए कि आप यहाँ पर आई थी और मैंने आपको सब कुछ बताया है। मैंने उसे कहा कि हाँ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जैसा आप कहती हो वही होगा, मैं आपके पति को कुछ भी नहीं बताऊंगी। इतना कहकर मैं चली गई थी। मुझे अक्षत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ऐसा पति था उस, आखिर उसने शादी क्यों की थी उसे, जब उसे इतनी ही वो नापसंद भी में उसने बहुत नाराज थी। जो उसे अपनी पत्नी को मारना पीटना ही था तो उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी चाहिए।
उसने पूर्णिमा से शादी क्यों की थी? मैं सोच रही थी कि काश अक्षत अपनी पत्नी को कैद नहीं रखता तो कितना अच्छा होता। वो तो बेचारी वैसे भी इतनी उम्र की हो गई है, उसे उन पर पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए, जबकि वो खुद किसी और के चक्कर में चल रहा है। अगर पूर्णिमा जी पर इसका पट्टी पाबंदी नहीं लगाता तो पूर्णिमा जी और मैं आपस में छोटी बड़ी बहनों की तरह रहते, हम दोनों एक दूसरे से अपने गम बांट लेते। लेकिन मैंने अपने रोज के रूटीन पर ध्यान देना शुरू कर दिया था और रात को सोने के लिए लेट गई थी। आज फिर घबराकर आधी रात के समय मेरी आंख खुल गई थी और आज भी वही वजह थी जिसने मुझे कल भी सोने नहीं दिया था। मुझे किसी औरत की चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने कान लगाए तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह आवाज बहुत करीब से आ रही थी और मैं यही सोच रही थी कि आवाज कहाँ से आ सकती है। मुझे इस बारे में हर तरह से पता करना था। धीरे धीरे मैं कमरे से बाहर निकले तो मुझे चीखने की आवाजें और भी ज्यादा सुनाई देने लगी थी और तब मुझे अंदाजा हुआ था कि चीखने की आवाजें कहीं और से नहीं बल्कि नीचे वाले पुरुषों से आ रही थी और वो चीखने वाली औरत कोई और नहीं बल्कि पूर्णिमा जी थी। एक लम्हे के लिए तो मैं दंग रह गई थी। यह फिल्म जल्दी से शीलू से उतरी। मुझे पूर्णिमा जिसे पहले ही मुलाकात में दिल्ली लगाव हो गया था, अब मैं पूर्णिमा जी को परेशानी में नहीं देख सकती थी। मैंने जोर जोर से उनका दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। बहुत देर तक खड़ी होली दरवाजा बजाती रही लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला और ऐसा भी नहीं था कि दरवाजे की आवाज सुनकर शोर थम गया हो। तो पूर्णिमा जी की चीखने की आवाजें और तेज सुनाई देने लगी थी और भी बढ़ने लगी थी। दरवाजा पीटकर मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया था। हार कर मैं वापस अपने पोषण में चली गई थी। ये रात के समय में किसी मंत्र मांग थी क्योंकि हर कोई तो अपने घर में उस समय सो रहा था। आज रात तो मुझे पूर्णिमा जी की फिक्र में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं गैलरी में जाकर बैठ गई थी। टाइम देखा, उस वहां के 5 बज रहे थे और मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मैं अक्षत को जाते हुए देखूंगी तभी उसे रोक लूंगी। सुबह 7 बज रहे थे और दूध वाला दरवाजे पर आ गया था। जब मैंने दरवाजा खोलने के लिए गई तो मैंने देखा कि अक्षत घर से निकल रहा था और मुझे देखते ही वो हैरान हो गया था। जब वह घर से बाहर निकलने लगा तो मैंने उसको आवाज दे दी। मैंने कहा कि अक्षत मेरी बात सुनो। मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर देखा था। उस समय वो मेरे सामने सीधा बनकर खड़ा हो गया था और वो मुझसे कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहती हो। अक्षत के चेहरे पे बहुत ज्यादा उदासी फैल गई थी। वो मुझसे कहने लगा कि आपको पूर्णिमा जी की फिक्र हो रही होगी, रात को क्यों चिल्लाती रहती है। मुझे भी उसकी बहुत फिक्र होती है मगर मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपके पास कोई हल हो तो उसे बता दीजिए। मैंने देखा कि अक्षत की आंखों में आंसू निकल रहे थे और वो उसे नजरें बचाकर अपने आंसू साफ कर रहा था। मैंने अक्षर से कहा कि अक्षत तो उसे ये बताओ कि आखिर उन्हें क्या परेशानी है, तभी मैं कोई हल बता पाऊंगी। तो अक्षत ने अपना सर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा कि सबसे बड़ी परेशानी तो उसको यह है कि वो मुझ पर बहुत ज्यादा शक करती है। मैंने हैरत से अक्षत की तरफ देखा था तो वो हंसने लगा और कहने लगा, मैंने पूर्णिमा से अपनी मर्जी से शादी की है। आप मेरी शक्ल सूरत को गौर से देखिए, मेरे और पूर्णिमा में कितना फर्क है। मैं चाहता तो किसी जवान खूबसूरत लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ छोड़कर पूर्णिमा से शादी की थी और पूर्णिमा को चुना था। वो बेसहारा थी और मैं उसका सहारा बनना चाहता था और इसीलिए मैंने उससे शादी की थी। लेकिन फिर भी वो मुझ पर शक करती रहती थी। उस दिन तो आपने भी पूर्णिमा को मेरी माँ समझ लिया था। वो बस यही गलती हो गई थी कि मैंने पूर्णिमा को बेसहारा समझकर उसे सहारा दे दिया था, उससे शादी कर ली थी। वो मेरे घर में नौकरानी का काम करती थी। ये सब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उससे शादी कर लूंगा, उसे अपना नाम दे दूंगा। मेरे घर वालों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया था। मैंने पूर्णिमा की खातिर अपने परिवार वालों को भी छोड़ दिया था। अब आप ही बताएं, मैंने पूर्णिमा से शादी करके गलत किया है या फिर सही? मेरे मानता पिता ने मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। पूर्णिमा की खातिर मैं बहुत सारी परेशानियां झेल रहा हूं। मैं पूर्णिमा को हर हाल में खुश देखना चाहता हूं। वह मेरे साथ यही कहता लड़ती रहती है कि मेरा किसी और से अफेयर चल रहा है और मैं चोरी चुपके उसे पर बात करता हूं। 2 साल पहले ही मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता एक बहुत ही अमीर परिवार में तय कर दिया था। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, उसके साथ मेरी सगाई भी हो चुकी थी। वो मेरे माता पिता के दोस्त की बेटी थी। मैं पूर्णिमा की खातिर रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था, जबकि मेरे माता पिता का कहना था कि तू इस और प्यार में अंधे हो गए हो, तुम्हें ये भी नजर नहीं आता है कि ये और तुम्हारी माँ की तरह है, लेकिन तुम इस नौकरानी की खातिर अपने परिवार को छोड़ रहे हो और अपनी मंगनी भी तोड़ रहे हो। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगी अगर तुमने इस नौकरानी से शादी कर ली। तो मैंने अपने माता पिता की कोई बात नहीं मानी और पूर्णिमा की खातिर अपनी मंगनी भी तोड़ दी और अपना घर छोड़कर अपना सामान पैक कर पर दर बदर की ठोकरें खा रहा
था। मैंने अपनी पत्नी के साथ गुफा निभाए और इतनी कम उम्र में ही मैंने उसे हमेशा पूर्णिमा का साथ दिया, मगर अपनी पत्नी का ऐसा व्यवहार देखकर मुझे अकेलापन का एहसास होता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने पूर्णिमा का सहारा देने के लिए अपना सहारा ही खो दिया है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। शादी की पहली ही राशि पूर्णिमा मुझ पर शक करती है। उसको ऐसा लगता है जैसे जिस तरीके से मेरी सगाई हुई थी मैं आज भी उससे बातें करता हूँ, और मुझसे कहने लगी कि तुम में कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि तुमने मजबूरी में मुझसे शादी की है। तुम तो आज भी उस लड़की की खूबसूरती के पीछे पड़े हुए हो जिससे कि तुम्हारी सगाई हुई थी। अब वह हर रात मुझ पर शक करती है और लड़ाई करती है और बेवजह चीखती रहती है कि वजह से मैं पहले भी कई मकान मालकिन हमें किराए के घर से बाहर निकाल चुकी है, क्योंकि लोग मुझे इस तक करते हैं कि शायद मैं अपनी पत्नी को मारता पीटता हूँ, इसीलिए वो इतना चिल्लाती है और हर 2-3 महीने में मुझे नया घर बदलना पड़ता है, मगर मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिलता। पूर्णिमा की लड़ाइयाँ मुझे जीने नहीं देती। अब ये मेरा 5वां घर है। मैंने यहाँ आकर तो उसके आगे हाथ भी जोड़ दिए और कहा कि तुम भगवान का वास्ता है मुझे जीने दो, मगर वो यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये पूर्णिमा दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी है। उनके साथ साथ इसका दिमाग भी खराब होने लगा है। इसका इलाज करवा रहा हूँ। उन लोगों पर कभी कभी हमला भी कर देती है, इसीलिए मैं उसको घर से बाहर नहीं निकलने देता हूँ और कह देता हूँ कि किसी को भी जड़ में मत आने दिया करे। ये स्थानीय बातें सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। क्षेत्र की बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो सच कह रहा था। तभी मैं उससे कहने लगी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मुझसे कहने लगा कि हम बताएं। मैंने कहा कि आप पूर्णिमा को घर में बंद करके मत जाया करो, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी, हो सकता है कि उसकी हालत में कुछ सुधारा जाए। ये बात सुनकर तो अक्षत परेशान हो गया। वह कहने लगा आप यह सब इसलिए कह रही है क्योंकि अभी तक आपने उसकी हालत नहीं देखी है। जब उसे गुस्सा आता है तो वो इस कदर खूंखार हो जाती है कि मेरे लिए उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ और अगर पीछे से उसने आप पर हमला कर दिया तो उसका कसूरवार कौन होगा। हो सकता है कि वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा दे, इसीलिए मुझे आपसे इस काम के लिए माफी मांगनी पड़ रही है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा कि अगर सीमा जी ने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं आपको कसूरवार नहीं रहूंगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप उनको कैद करके मत रखो। आरक्षित मेरी तरह बहुत गौर से देखता रहा, फिर उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और मुझे थमाकर कहने लगा कि ये रही दरवाजे की चाबी, आप होशियार रहना। जैसे आपको महसूस हुआ कि पूर्णिमा को गुस्सा आ रहा है तो फौरन ही घर से बाहर निकल जाना। मैंने अपना सर हिला दिया तो अक्षत वहां से चला गया था। मैं यही सोच रही थी और सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। दोनों ही मुझे अलग अलग बातें बताई आई थी। मैं अपने पोषण में घुस गई थी और जल्दी से अपना काम करके के बाद जैसे ही फ्री हुई तो मैं चाबी लेकर नीचे पूर्णिमा की में चली गई थी। ताला खोलकर जैसे ही मैंने नीचे वाले परिसर में दाखिल हुआ तो देखा कि पूर्णिमा सोफे पर बैठी हुई नजर आ रही थी। वो इस गहरी सोच में गुम थी और रो रही थी, अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने दरवाजा हाथ से बजाया, तूने इसकी भी कोई आवाज नहीं आई थी। जब मैं उसके करीब हुई है और मैंने उसे आवाज लगाई तो वह घबराकर एकदम से उछल गई और अचानक ही खड़ी हो गई। को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज्यादा घबरा गई हो और अचानक खड़ी हो गई हो। उनको देखकर तो मेरी जान ही निकलने वाली थी। उसको देखते ही मैं हंस पड़ी है और वो हैरान है। आरक्षी कहने लगी कि आप यहाँ कैसे आ गई। मैं कहने लगी कि बस में मैंने सोचा तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेली हूँ, इसलिए मैं आपके पास बातें करने के लिए आ गई हूँ। पूर्णिमा मुझे देखकर रोने लगी और उठकर मेरे गले लग गई और रोते हुए मुझसे कहने लगी कि मुझे रोने के लिए इस कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रखकर रोश सकती है। मैंने कहा पूर्णिमा आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपकी छोटी बहन आपके पास है ना। आज मैं आपसे बहुत जरूरी बात पूछने के लिए आई हूँ। मुझे ये बताओ कि रात के वक्त आप चीखती क्यों, वो आपके चीखने की आवाज क्यों आती है। मैंने अक्षत की बात तुम पर भरोसा कर लिया था और बस मैं एक बार अक्षत के उसे ये सारी बातें सुनना चाहती थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे अक्षत मुझे वही पागल तो नहीं बना दिया है कि वो कहीं झूठ नहीं बोल रहा है। कुछ उस बात को कंफर्म करना था, इसलिए मैंने पूर्णिमा से पूछा। पूर्णिमा ने कहा कि मैं तो नहीं चीखती हूँ, मुझे क्या जरूरत है चीखने की, मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पूर्णिमा जी की बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। उन्होंने सारी बातें पलट दी थी। कल तो वह उसे कुछ और ही कह रही थी और आज कुछ और बोल रही थी। वो मुझसे कहने लगी कि मुझे आपका घर देखना है, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पोषण में जिस तरह की सजावट की है इसी तरह से मैं भी अपने पोषण को सजाना चाहती हूँ, ताकि जब मेरा पति घर आए तो उसे भी अच्छा लगे कि मैंने घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई और सजावट की है। मैंने सर हिला दिया और कहने लगी कि दीदी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अपना पोषण दिखाती हूँ। मैं पूर्णिमा जी को अपने साथ अपने कौशल में ले गई थी, मगर मैंने अभी तक पूर्णिमा जी के बदले कोई व्यवहार के बारे में ही
सोच रही थी हम दोनों के ऊपर चले गए। पूर्णिमा जी ने मेरे सामने अपना हाथ आगे कर दिया था, उसमें जलने के निशान थे। उनका हाथ देकर अचानक ही मैं डर गई थी। मैंने कहा कि ये क्या हुआ है, तो वो कहने लगी कि कल मैंने आपसे जो बात की थी ना, वो न जाने कैसे सारी बातें मेरे पति ने सुन ली थी। उन्होंने कमरे में कोई ऐसी चीज लगा रखी है जिससे कि सारी बातें रिकॉर्ड की जा सकती है। वो मुझे बहुत कड़ी निगाह रखते हैं, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा पति जवान है और मुझे रोज बहुत मारता पीटता है, इसलिए मैं रात को इतनी जोर से चीख उठती हूँ। आपने तो खुद मेरी चीख को सुना है। मेरा चीखना यूं ही बेवजह नहीं है। तो अगर अपनी आंखों से देख लोगे कि मुझ पर क्या गुजरती है, तो ये देखकर तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। मगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम मेरे कमरे में कैमरा लगवाकर देख सकती हो। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर वो रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन जाकर दिखाओगे तो मेरे मुजरिम को सजा मिल जाएगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगी। मैं कहने लगी कि ठीक है, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। सच कहूँ तो मैं दोनों पति पत्नी की बातों में फंसकर रह गई थी। पत्नी अपने पति पर इल्जाम लगाती थी तो पति अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाता था कि दोनों की इन बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैं तो जिसकी भी बात सुनती मुझे उसी बात पर यकीन आ जाता था, इसीलिए मुझे दोनों ही बातों ने अपनी जगह ठीक लगती थी। दोनों ही मासूम लगते थे। सच तक पहुंचने का एक ही हल था और वो था कि मैं नीचे वाले पोर्शन में वास्तविक कैमरे लगवा दो। मैंने कैमरे के लिए किसी से कह दिया था। खैर, अभी रात को मुझे नीचे वाले पोर्शन से चीखने की आवाजें आ रही थी दी और सुबह जब अक्षर से मेरा सामना हुआ तो वो मुझसे कहने लगा मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब होती जा रही है। जबकि दिन के वक्त पूर्णिमा जी भी मेरे सामने रोती रहती थी और कहती थी कि मुझ में जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। मैं पूर्णिमा के दिन लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करती थी, उसे बात भी करती थी और उनको हर साथ ही भी थी। उनको घर की सजावट के बारे में इन्फॉर्मेशन भी देती थी। मैं उनका एकदम से अपनी बड़ी दीदी की तरह ही ख्याल रखती थी। उनको अपने हाथ से शाम शाम का चाय बनाकर दिया करती थी। आखिर वो बुजुर्ग थी, उसने अपने पोषण की सफाई नहीं होती थी तो मैं उसके पोषण में सफाई लगाकर आ जाया करती थी। मैं ऐसा उनके साथ इसीलिए करती थी ताकि उसका दिल दहल जाए और उनका ध्यान अपने पति की तरफ से हटने लगे। उसे दोनों पति पत्नी की बहुत फिक्र लगी रहती थी। मैं चाहती थी अगर अक्षत मुजरिम है तो उसे जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए और अगर पूर्णिमा जी बीमार है तो उनका इलाज होना चाहिए। कैमरे आने में थोड़ा सा ही समय बाकी रह गया था। आज शाम जब मैंने खाना बनाया तो मैंने सोचा कि आज भी मैं पूर्णिमा जी को खाना दे आती हूँ। वैसे तो मैं रात के समय ज्यादा नीचे वाले पोस्ट में नहीं चाहती थी, लेकिन आज मुझे खाना देना था, इसीलिए मैं रात के वक्त नीचे चली गई थी। मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, इतनी ही देर में मेरे कानों में पूर्णिमा जी की आवाज पड़ी थी। वो कह रही थी कि आज सारी तैयारी के साथ आ जाना, तो उसकी फिक्र मत करो, वो कमजोर है, उसे काबू करना आसान है। मैं ये बातें सुनकर उल्टे पैर वापस चली गई थी। अब मेरे सामने पूर्णिमा का एक नया मोड़ सामने आया था। मेरे दिमाग में न जाने कैसी बातें घूम रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूर्णिमा गलत थी। उसकी बातों से तो मैं होश उड़े थे। वो तो रात को अपनी किसी जानने वाले को घर पर बुलाती थी और शायद उसके साथ कुछ गलत करती थी और जानबूझकर खुद जोर जोर से चिल्लाती हो तो कि लोग अक्षत को बुरा समझे और वो अपनी मनमानी करती रहे। खैर, जो भी था, मैं अब सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि दरअसल सच्चाई क्या है। कैमरे को अभी भी कुछ समय बाकी था, इसीलिए मैंने अपने दोस्त को फोन किया था। वो पुलिस की नौकरी कर रही थी और लेडी कांस्टेबल थी। मैंने उसको फोन किया तो अपने घर के बारे में उसको सारी बात बता दी थी। मैंने उसे कहा कि मुझे तुम्हारी और तुम्हारे टीम की जरूरत है, मेरे घर आकर सारी सच्चाई का पता लगा लो। मेरी दोस्त आने के लिए तैयार हो गई थी। मैं खाना बनाकर बिल्कुल भी अपने काम पर भी तैयार थी और अब मैं अपनी दोस्त का ही इंतजार कर रही थी। फिर न जाने क्या हुआ कि मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सोए। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अस्पताल के बेड पे हूँ। मैं घबरा गई। मैंने बड़ी हैरत से इधर उधर देखा। मेरे दोस्त मेरे सामने ही खड़ी हुई थी। मेरी दोस्त का नाम मोनिका था। मैंने मोनिका से कहा, मोनिका, मैं यहाँ अस्पताल में जाकर रही हूँ। वह हंसकर कहने लगी कि मानवीय, तुम एक बहुत बड़े कारनामे को अंजाम देकर आई हो। वह दिनों से हमें लगातार इस चीज की शिकायत हो रही थी कि एक गैंग है जो लोगों के घर में किराएदार बनकर रह रहे हैं और उनके घर में चोरी चकारी कर रहे हैं और इसी इरादे से उनके घर में किराए पर रहने जाते हैं। अपने दोस्त की बात सुनकर क्या कहती है, जब लोगों को उन पर भरोसा हो जाता है तो वो लोग चोरी करने के बाद उनके घर से फरार हो जाते हैं। कल रात तुम्हारी वजह से हम उस गेंद को पकड़ने में कामयाब रहे। तुम्हारी वजह से वो तुम्हारे ही घर में थे। मैंने उससे पूछा कि वो कैसे, तो मोनिका ने बताया कि मानवीय, तुम्हारे घर पर जो किराएदार रह रहे थे वो इस गैंग का हिस्सा थे। वारदात करने का उनका ये तरीका है कि वो बेसहारा औरतों के घर पर किराएदार की तरह रहते हैं और फिर औरतों को चकमा देने के लिए बहुत सारे एक्टिंग करते हैं। पति अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाता है और पत्नी अपने पति पर इल्जाम लगाती है। ऐसे ही औरतें उनके झगड़ों में उलझकर रह जाती है और अपने घर के बारे में सब कुछ वो भूल जाती है। तुम
साथ भी कुछ इसी तरह का हादसा हुआ था। उन्होंने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ किया था कि तुमने पूर्णिमा को अपने घर की चीजें दिखा दी थी और तुमने उसे अपने जेवर से लेकर अपनी हर कीमती चीज दिखा दी थी कि तुम शुक्र करो कि तुमने पूर्णिमा की सारी बातें सुनी थी। कल रात उन दोनों ने तुम्हारे खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी और जिसकी वजह से ही तुम बहुत ही गहरी नींद में सो गई थी और तुम्हारे घर को लूटने का इरादा उन दोनों ने पहले ही बना चुका था। उनकी ये बातें बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के तहत काम कर रही थी। तुम्हारे घर की कीमती चीजें लेकर फरार होना चाहते थे। सभी सामान घर में जितने भी थे वो उन्होंने छुड़ाने का इरादा कर लिया था। हम मौके पर पहुंच गए और ऐसे ही हमने उन दोनों को दबोच लिया और हम तुम्हारे कमरे में तुम्हें बेहोश देखा तो तुम्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया। मोनिका की बातें सुनकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। लोग दूसरों के लूटने के लिए न जाने किस हद तक एक्टिंग कर लेते हैं। मुझे तो दोनों की एक्टिंग बिल्कुल रियल लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन दोनों ने मुझसे कोई झूठ बोला था। ये तो भगवान का शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। अब तो मुझे किराएदार रखने से भी डर लगने लगा है। इसी तरह से मैं भीड़ से अकेली रह गई थी। वैसे भी बुरे लोगों से तन्हाई अच्छी होती है। आजकल हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम अकेले ही ठीक है। हमें दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा होना चाहिए। मेरे नसीब में अकेलापन ही लिखा है, इसलिए मैं अपने अकेलेपन के साथ ही खुश हूँ। मैं अब गर्मी गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और मैं उनसे पैसे भी नहीं लेती है। सारा दिन वो बच्चे मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं, रात को अपने घर वापस लौट जाते हैं और बच्चों के साथ मेरा भी बहुत अच्छा वक्त गुजरता आता है। मुझे गरीब बच्चों को पढ़ाकर बहुत खुशी मिलती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे को दबाकर हॉल पर कर ले आने वाली पीढ़ियों का नोटिफिकेशन आपको